हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे सीएफ फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के इस वीडियो में, जिसमें मई 2025 के लिए बच्चों का एक सवाल है कि सर सीएफ फाइनल एफआर मई 2025 में अमेंडमेंट्स नहीं है, क्या ये बात सही है? तो दोस्तों, इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल 2025 में कुछ अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेट किए। क्योंकि स्टडी मटेरियल में अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट होते हैं तो उसके बाद जो आरटीपी आती है उसमें वो अमेंडमेंट्स नहीं होते, तो आरटीपी ऑफ मई 2025 फॉर एफआर हैज नो अमेंडमेंट्स। स्टडी मटेरियल में क्या अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट किए? तो स्टडी मटेरियल में इंड एस अमेंडमेंट रूल्स 2023 और 2024 के अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेट किए, क्योंकि पिछला स्टडी मटेरियल आया था 2023 में। 2024 के अमेंडमेंट्स की बात पहले करते हैं, 23 की एंड ऑफ द वीडियो में करेंगे। दो मेजर अमेंडमेंट्स हुए, एक इंडेस 117 नया आया और उसके कारण दूसरे कई सारे इंडेस में कॉन्सिक्वेंशियल रेफरेंस बेस्ड अमेंडमेंट हुए, और दूसरा एक सेल एंड लीज बैक में अमेंडमेंट आया। सेल एंड लीज बैक का अमेंडमेंट इंस्टीट्यूट ने आपके सिलेबस में इनकॉर्पोरेट नहीं किया है, तो जो पहले आप सेल एंड लीज बैक पढ़ते थे वैसे ही सॉल्व करना। तो इफेक्टिवली 2024 अमेंडमेंट रूल्स, इंडेस अमेंडमेंट रूल्स 2024 का एक ही अमेंडमेंट है, वो है इंडेस 117 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हमें समझना है कि उसका हमारे स्टडी मटेरियल में और हेंस हमारे एफआर के पेपर में क्या इंप्लीकेशन है। सबसे पहली बात, 117 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आपके सिलेबस में नहीं है। ये रिप्लेस करता है 104 को, जो भी हमारे सिलेबस में नहीं था। पर इसके कारण जो दूसरे स्टैंडर्ड में चेंजेस हुए हैं वो इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में डाले हैं, तो डेफिनेटली अपने कोर्स में है। माइनर अमेंडमेंट्स हैं, बट फिर भी बच्चे को कंफ्यूज करते हैं। दैट इज वाई ये वीडियो में अपन 117 नहीं पढ़ रहे, लेकिन 117 के जो कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स किए गए हैं अलग अलग इंडेस में, वो फटाफट मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। इसका कितना रेलेवेंस है एग्जाम में, दैट इज अ सेकेंडरी थॉट, बट द पॉइंट इज कि अपना कवर हो जाएगा। आप क्या फील करते हो सर, क्या इंपॉर्टेंस होगा? मे बी कोई एमसीक्यू में एट बेस्ट इसका रेफरेंस आ सकता है। आई डोंट थिंक एनीथिंग बियॉन्ड दैट। Going to be a very short but a comprehensive video covering every amendment of study material. Use this video not just as a 117 amendment video, but इसमें मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ICAI के 2025 के स्टडी मटेरियल में और क्या चेंजेस किए। तो उन्होंने कई सारे क्वेश्चंस को शिफ्ट कर दिया टू प्रैक्टिस बुक, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस डिलीट हो गए, ठीक है। कई सारे क्वेश्चंस में उन्होंने क्वेश्चंस के अंदर कहीं कुछ चेंजेस किए। वो चेंजेस से रिलेटेड मैंने 2 PDF फाइल एज इन माइनर चेंजेस इन स्ट्राइकर ड्यू टू स्टडी मटेरियल टेलीग्राम पर शेयर की हुई है, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। तो क्वेश्चन आंसर्स के चेंजेस जो आईसीआई ने क्वेश्चंस के अंदर का कंटेंट चेंज किया है, बिना बोल्ड इटैलिक हाईलाइट किए, ताकि आपको बताना पड़े लेकिन चेंज हुए, वो मैंने वहां डाल दिया। उसमें माइनर अमेंडमेंट है, बस 2 मेजर क्वेश्चन में चेंजेस हुए, एक 115 रिवॉर्ड पॉइंट्स वाला क्वेश्चन और एक गवर्नमेंट ग्रांट का, दोनों का यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है। अब आ जाओ 117 और उसके कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट पे। ठीक है सर, बढ़िया, समझ में आ गया। अब 117 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, तो पहली बात ये समझ लो दोस्तों कि इंश्योरेंस कंपनी अगर इंडेस फॉलो ही नहीं कर रही है तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का नया स्टैंडर्ड का क्या रेलेवेंस है? तो ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिया गया स्टैंडर्ड है, ना कि इंश्योरेंस कंपनीज के लिए दिया गया। तो दिस इंडेस हैज बीन मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2024, अकाउंटिंग पीरियड कमेंसिंग ऑन और आफ्टर, एंड इट अप्लाइज टू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इसकी पूरी डेफिनेशन है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की, आपके सिलेबस में नहीं है। पहला क्वेश्चन, क्या ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए रेलेवेंट है? नंबर 1, इंश्योरेंस कंपनी को आज भी एस फॉलो करना है, तो इंडेस क्या करेंगे? बट इंश्योरेंस कंपनी की पेरेंट अगर नॉन इंश्योरेंस कंपनी इंडेस फॉलो कर रही है, तो उसको कंसोलिडेशन सपोर्ट करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को इंडेस बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल्टरनेटिवली बना के उसे देना होंगे, ताकि कंसोलिडेशन एज पर सेम पॉलिसी हो। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी को इंड एएस के अनुसार ऑल्टरनेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ते हैं। पहले वो 104 के अनुसार बनाती थी, अब 117 आया, पर आईआरडीए ने इसे नोटिफाई करके रोल बैक कर लिया। आज की तारीख में आईआरडीए ने इसे नोटिफाई नहीं किया और आईआरडीए ने बोला इंश्योरेंस कंपनी अभी 104 से ही बनाना कंटिन्यू करें। यानी आज की तारीख में इंश्योरेंस कंपनीज के लिए इसका कोई रेलेवेंस एज ऑफ टुडे नहीं है। तो दिस वाज मेड फॉर इंश्योरेंस एंड नॉन इंश्योरेंस एंटिटी. Currently, they are not required to prepare as per Ind AS. They may have to prepare alternate financial statement to prepare consolidation with a non-insurance parent. IRDA currently has permitted to use 104, not 117. ये खत्म हो गया।
हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं एक नॉन इंश्योरेंस एंटिटी हूं, तो क्या मेरे लिए 117 का रेलेवेंस है, जैसे कि मैंने अपने डायरेक्टर्स के लिए कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, या लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने दूसरे तरह के कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स परचेज कर रखे हैं फॉर इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो में भी, क्या 117 मुझ पे लगेगा? तो इंडेस ने सबसे पहले तो ये बोल दिया है, इट रिक्वायर्स एंटिटी टू असेस वेदर एनी ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट लाइक वारंटी एक्सेट्रा इन्वॉल्व एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इन दैट केस 117 कुड बी रेलेवेंट। सर ये कहाँ से लाए हो? ये मैंने खुद ने आपके लिए बनाया है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको थोड़ी समझ में आ जाए, ताकि मुझे आईसीआई के स्टडी मटेरियल के अमेंडमेंट इजीली और फटाफट आपके साथ डिस्कस करने का मौका मिले। तो पहली बात ये समझ ली कि भैया इसका रेलेवेंस क्या है। नॉन इंश्योरेंस एंटिटी जिसके लिए इंडेस लग रहे हैं, उसने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसमें पहले देखो एज पर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं। जैसे कि एक तरह से वारंटी भी एक तरह का देखा जाए तो इंश्योरेंस ये है कि भैया तुम्हारा प्रोडक्ट खराब हुआ तो मैं सही करके दूंगा, तो डेफिनेशन के बेसिस पे इवैल्यूएट करो ना। हमें डेफिनेशन देखनी है ना हमारे को कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इवैल्यूएट करो ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है क्या, क्योंकि हमारे सिलेबस में 117 नहीं है। तो सर वारंटी क्या, ऐसे आपने बात की है तो एक बार बता दो, क्या वारंटी अगर प्रोडक्ट की सेल पर मैं दे रहा हूं तो क्या वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जैसा माना जाएगा? तो 117 ने क्लैरिफाई किया है, पहली बात तो पॉलिसी होल्डर के लिए ये बनाया ही नहीं है। तो आपकी कंपनी अगर पॉलिसी लेके बैठी है, आपके लिए ये इंडेस नहीं है। यानी आप इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इशू कर रहे हो तो आपके लिए, और ज़रूरी नहीं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के नाम से इशू किया जाएगा। वारंटी जैसे कॉन्ट्रैक्ट भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप वारंटी सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज के साथ दे रहे हो, कई बार आप गारंटीज भी देते हो, जैसे लीज में रेसिडुअल वैल्यू गारंटी, देखा जाए तो कंटिजेंट कंसिडरेशन भी कुछ केस में एक इंश्योरेंस हो सकता है कि भैया देखो यू नीड टू इंश्योर मी कि मैं आपकी कंपनी खरीद रहा हूं तो कोई कॉम्पनसेशन नहीं आएगा, नहीं तो मैं इतने पैसे काट लूंगा या इतना पैसा तभी दूंगा जब आपके ऊपर कोई केस ना है। ये भी एक तरह का इंश्योरेंस हो सकता है। एम्प्लॉय बेनिफिट में भी हम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ों के रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड में जहां डिस्कशन हो रहे हैं वहीं पर होगा। दिस विल नॉट गेट कवर्ड अंडर 117। तो अगर कभी आपको कोई एमसीक्यू आता है कि मैंने कोई प्रोडक्ट बेचा और उसके साथ में मैंने वारंटी दी है जो नेचर ऑफ इंश्योरेंस है, तो बताइए क्या इसके ऊपर 117 लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। नेक्स्ट, लेकिन 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 अगर आप वारंटी अलग से बेच रहे हो, विच इज लाइक अ फिक्स फी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, जैसे एक्वागार्ड खरीदा तो उसमें ऑप्शन रहता है ना भैया 3 साल की अलग से वारंटी परचेज कर लो, एज इन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ले लो, तो हो सकता है कि उसमें इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का एप्लीकेबिलिटी आ जाए। क्योंकि एक तरह से आप इंश्योर कर रहे हो कि प्रोडक्ट में कोई भी डैमेज होगा, कुछ भी होगा तो मैं आपको सिक्योर करूँ। वो डेफिनेशन मेड करेगा तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। इंडेस क्या कहता है, एप्लीकेबिलिटी समझ लो, गुड सर्विस बेची उसके साथ वारंटी गई, अश्योरेंस टाइप वारंटी, ये किसी भी केस में 117 में कवर नहीं होगी। अलग से आप फीस लेके वारंटी जैसे आफ्टर सेल सर्विस या एएमसी जो बोलते हैं इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसके ऊपर आप चाहो तो अपना एग्जिस्टिंग इंडेस 115 या जो भी लगता है क्योंकि आप फीस चार्ज कर रहे हो वो लगा सकते हो, आप चाहो तो 117 लगा सकते हो। यानी ऑप्शनली एप्लीकेबल किया गया है दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट जिसकी अकाउंटिंग हम अदरवाइज डिस्कस करते हैं। एक फिक्स फी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जो 115 रेवेन्यू में डिस्कस होता है, और एक फाइनेंशियल गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम अकाउंटिंग 117 में करेंगे कैसी होगी हमारे सिलेबस में नहीं है, बट ऑप्शनली कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, इफ एट ऑल अगर आया तो। नेक्स्ट, so if they meet the definition of insurance contract and specified conditions, then in that case one can account it under 117, not here. ठीक है? What do I need to prepare? Note, 117 is not notified. However, 117 replacing 114 and has wider scope, it has minor amendments and consequential amendments in other standard. तो ये अमेंडमेंट्स क्या है? ये जो मैंने अभी आपको बात बोली है यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको एक बार रेफर कर सकते हो। आप ये वीडियो देख ही रहे हो तो आपको सारे अमेंडमेंट्स मैं एक करके क्विकली कवर करवा देता हूँ। चलिए 117 के अमेंडमेंट पहले कवर कर लेते हैं, उसके बाद कुछ और माइनर चेंजेस और 2023 के अमेंडमेंट जो स्टडी मटेरियल में आए वो। पहला, ये मुझे लगता है एक रेलेवेंट है, जो रेलेवेंट है वो एक बार स्टाल लगा दूंगा, उतना आप कवर कर लेना। शेड्यूल 3 डिवीजन 2 में इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कई सारे डिस्क्लोजर अलग अलग जगह आईसीएस स्टडी मटेरियल में दिए गए, उसकी समरी मैंने यहाँ पे आपको इनकॉर्पोरेट कर दी है। सबसे पहले बैलेंस शीट में पोर्टफोलियो ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज पर 117 विच आर असेट्स एंड विच आर लाइबिलिटीज आपको बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करनी। तो फेस ऑफ द बैलेंस शीट में विद इन आइटम्स यू विल हैव टू ऐड वन मोर सबलाइन आइटम विद इन योर असेट्स नॉन करेंट करंट, और उसमें अगर आपके इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट असेट्स हैं, कैसे हो सकते हैं, इफ दे आर इन इन्वेस्टमेंट नेचर, या लाइबिलिटी है, डेफिनेटली हो सकती है क्योंकि आपने इंश्योरेंस दिया है तो आपके सर पे लाइबिलिटी आएगी।
फेस ऑफ द बैलेंस शीट में जो आपकी अलग अलग आइटम्स होती है उसमें देयर इज एन एडिशनल आइटम विच हैज बीन एडेड. इट कैन बी गिवन ऑन द फेस और इट कैन बी गिवन इन द. चलिए, तो ये जो बैलेंस शीट से रिलेटेड एडिशनल डिस्क्लोजर्स हैं आप फेस पे या नोट्स में कहीं पे भी दे सकते हो. P&L में अब आपको रेवेन्यू अलग से, इंश्योरेंस रेवेन्यू अगर आपके पास कोई आ रहा है तो वो बताना है. इंश्योरेंस सर्विस एक्सपेंस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट इशूड विद इन द स्कोप ऑफ 117. तो 117 में जिस भी कॉन्ट्रैक्ट को आप इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर कर रहे हो उसमें जो खर्चा हुआ है वो अलग से आपको दिखाना है. और अगर आप री इंश्योरेंस कर रहे हैं तो फिर उस केस में आपको उसका फर्दर सेग्रीगेशन देना है. इतने डिस्क्लोजर्स बेटा याद कर लो. मैंने देखा है डिस्क्लोजर कभी इंस्टीट्यूट पूछता नहीं है, बट जब भी कोई नया इंडेस आता है या अमेंडमेंट आता है तो उसका थोड़ा सा डिस्क्लोजर का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है. तो बैलेंस शीट में पोर्टफोलियो ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज पर 117 इफ इट इज एन एसेट, पोर्टफोलियो ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर 117 इफ इट इज अ लाइबिलिटी टू बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली. P&L में रेवेन्यू इंश्योरेंस से, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस फीस, और अगर इंश्योरेंस कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड इनकम और एक्सपेंस दोनों. सिंपल है याद कर. चलिए, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको ये मैंने लाइन आइटम दिखा दिया है किस तरह से इसको एडिशनली प्रेजेंट किया गया. तो जैसे बैलेंस शीट में अपन असेट साइड में क्या करते हैं, अलग अलग सेट ऑफ असेट्स दिखाते हैं. तो उन असेट्स में आप क्या करोगे, यू कैन शो दिस सेपरेटली. फेस पे बताना जरूरी नहीं है. और ऐसी लाइबिलिटी, ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी का पार्ट है, अलग से आएगा, अलग से डिस्क्लोज हो जाएगा. चलो, एम्प्लॉय बेनिफिट में दोस्त अपन ऐसा होता है कई बार की ग्रेचुटी है तो अपन ने बोला कहाँ झमेला लेंगे, चलो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं और उसमें पैसा डाल देंगे और इंश्योरेंस कंपनी ग्रेचुटी पे करती रहेगी. तो क्या बोला है, क्वालिफाइंग इंश्योरेंस पॉलिसी विच इज अ प्लान एसेट एज पर इंड 19. अभी तो बस FR पढ़ोगे आप, शुरू कर ही दिया है आपने तो आपको पता ही है प्लान एसेट वगैरह. They satisfy the condition of plan asset, it is not necessarily an insurance contract as per 117. यानी इनडायरेक्टली ये बोल दिया है कि भैया एम्प्लॉय बेनिफिट में अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी पे 117 का कोई रेलेवेंस नहीं है, उसकी अकाउंटिंग 19 में जैसे कर रहे थे करते रहो. जय माता दी. इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट में क्या बोले है कि कोई भी एसेट अगर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हो रहा है तो उसका इम्पेयरमेंट इस इंडेस में कवर्ड नहीं होगा रे बाबा, क्योंकि उसकी अकाउंटिंग 117 में बताई है. तो इंश्योरेंस एसेट का इम्पेयरमेंट 117 में डिस्कस होगा, हमारा 36 इम्पेयरमेंट नहीं लगे. सिमिलरली इंडेस 37 प्रोविजन कंटिजेंट लाइबिलिटीज में इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की लाइबिलिटीज से प्रोविजंस रिलेटेड जो है वो 117 में अकाउंट फॉर होंगे, 37 में नहीं होंगे. इंटेंजिबल एसेट, अगर कोई इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है या आपके कोई इंश्योरेंस रिलेटेड एक्विजिशन ऑफ कैश फ्लोज होते हैं, क्या है ये, छोड़ो, इंटेंजिबल एसेट का स्टैंडर्ड नहीं लगेगा. तो ज़्यादातर जगह तो नहीं लगेगा ये सर, ये तो बढ़िया हो गया. तो वही तो बात है, छोटा सा अमेंडमेंट है, कंफ्यूज हो कहाँ पढ़े नहीं पढ़े, इससे अच्छा एक 10 मिनट का वीडियो सुनो, काम खत्म. चल, सिमिलरली 105 में इंडेस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, तो इम्पेयरमेंट से भी बाहर कर दिया गया, 105 से भी बाहर कर दिया. एक ये मुझे लगा रेलेवेंट है, आप समझ लीजिएगा, अभी डिस्कस किया था. एन एंटिटी में चूज टू अप्लाई दिस स्टैंडर्ड टू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट which provide services for a fixed fee if they meet the definition of insurance contract. But this is optional and not mandatory. Financial instruments में थोड़ा सा complicated discussion है, but I don't think इसका relevance है तुम्हारे लिए. As such, you may kind of skip it. पहली बात, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, वही होता है कई बार लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह इज इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, यूलिप्स होती हैं, तो उस पर 117 लगता है, उसकी अकाउंटिंग वहाँ पर होगी. अब 117 क्या कहता है कि अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट का इंश्योरेंस प्रोडक्ट दिया है तो सेग्रीगेट करना होता है. स्टैंडर्ड अप्लाइज टू इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट व्हिच इज सेपरेटेड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद इन द स्कोप ऑफ 117. If Ind AS 117 requires such separation, unless the separated investment component is investment contract with discretionary participation features under 117, it will be covered under 109 or 32. सुन लो, एक इन्वेस्टमेंट, एक इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी है, यानी कि आपको एक सम अश्योर्ड मिलेगा और अगर डेथ हुई तो आपको सम इंश्योर्ड मिलेगा. तो इट्स एन इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्रोडक्ट. अगर 117 बोलता है इसे सेग्रीगेट करो तो जो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है उसकी अकाउंटिंग फाइनेंशियल एसेट वाले स्टैंडर्ड में होगी, एक्सेप्ट एक केस जब वो डिस्क्रिशनरी पार्टिसिपेशन फीचर रखता है जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट को भी क्या कर सकते हो, पॉलिसी के प्रीमियम से एडजस्ट कर सकते हो.
आई थिंक इससे बियॉन्ड ये सारे डिस्कशन करना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सामने एग्जाम है, डजंट रियली मेक्स एनी सेंस और रेलेवेंस। तो बस इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया 109 का रेलेवेंस कब आ सकता है। बिजनेस एक्विजिशन में अगर आपने बिजनेस एक्वायर किया है किसी का और जिस कंपनी को एक्वायर किया उसके पास एक ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो 117 में कवर होते हैं, और कोई भी ऐसे असेट्स हैं, इंश्योरेंस एक्विजिशन कैश फ्लोज, जिसमें आपको बेसिकली कैश फ्लोज का कमिटमेंट मिल रहा है एज अ लाइबिलिटी वगैरह, तो इसके ऊपर जो रूटीन प्रिंसिपल्स हमारे रिकॉग्निशन मेजरमेंट का लगता है बिजनेस कॉम्बिनेशन में कि भैया हम इसे फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, वो प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल यहाँ पर नहीं होंगे, यानी इनकी 117 के बेसिस पर वैल्यूएशन रेलेवेंस होगा। बस खत्म, फिनिश, दैट्स इट। तो एक छोटा सा सवाल जो हमारे मन में बवंडर पैदा कर रहा था उसको अपन ने सॉर्ट कर दिया। 2023 के कौन से अमेंडमेंट है? तो स्टडी मटेरियल में एक अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट किया गया 2023 का, जो अपन क्लास में 2023 में जब अमेंडमेंट आया था तब से ही कवर कर रहे हैं, किताबों में सब जगह, जस्ट इन केस कभी आपका मिस हो गया हो तो कवर कर रहा हूँ। 2023 के दो मेजर इनकॉर्पोरेट्स आईसीआई स्टडी मटेरियल में इनकॉर्पोरेट किए। पहला इंडेस 12 से रिलेटेड, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा है कि इनिशियल रिकॉग्निशन पर कोई टाइमिंग डिफरेंस, टेम्पररी डिफरेंस आता है जिसका बिजनेस कॉम्बिनेशन से नाता नहीं है और पीओएल पे इफेक्ट नहीं जाता है, तो पैरा 15 और 24 बोलता है कि उस पर डीटीएल मत बनाओ। पर कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पे इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंसेस पैदा होते इन एन एसेट एंड लायबिलिटी ऑन एन इनिशियल रिकॉग्निशन, जैसे कि लीज। एक लेसी ने ऑपरेटिंग लीज पे अगर असेट लिया है तो वो अपनी बुक्स में लीज लाइबिलिटी और राइट ऑफ यूज एसेट दोनों बुक करेगा, पर इनकम टैक्स का टैक्स बेस लीज लाइबिलिटी और राइट ऑफ यूज एसेट दोनों का जीरो होगा, क्योंकि वहां पे उसको लीज रेंटल का एक्सपेंस मिलेगा। तो टेक्निकली ये कौन सा केस हो गया? लीज लाइबिलिटी का इनिशियल रिकॉग्निशन हुआ एक्स अमाउंट पर, टैक्स बेस है जीरो, दोनों में डिफरेंस है, पर इसका कोई अकाउंटिंग प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं जा रहा, टैक्स प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं जा रहा, इनिशियल रिकॉग्निशन पे, और बिजनेस कॉम्बिनेशन भी नहीं है, तो इसके ऊपर टेक्निकली आपको डीटीएल का इंपैक्ट नहीं देना चाहिए एज पर पैरा 1524 एग्जाम्पशन। बट इंडेस ने बोला है कि क्योंकि लीज लाइबिलिटी में जितना डिफरेंस आ रहा है सेम वही डिफरेंस राइट ऑफ यूज एसेट में भी आएगा, क्योंकि एज पर अकाउंट्स राइट ऑफ यूज एसेट बुक होगा, टैक्स बेस पे वो बुक नहीं होगा, क्योंकि वहां पे उसे एसेट माना ही नहीं गया है, लीज रेंटल का एक्सपेंस दे रहे हैं इसलिए, तो वहां सेम अमाउंट का डिफरेंस है, यहां भी है, और ये दोनों आपस में कॉन्ट्रा डिफरेंसेस है। एक जगह आपका कैरिंग अमाउंट ऑफ लीज लाइबिलिटी ज्यादा है देन द टैक्स बेस, दैट इज अ डिडक्टेबल डिफरेंस। एक जगह आपका असेट का कैरिंग अमाउंट ज्यादा है देन द टैक्स बेस, विच इज अ टैक्सेबल डिफरेंस ऑफ इक्वल अमाउंट। तो आप दोनों के ऊपर डीटीएल बना दोगे और सब्सिक्वेंट में रिवर्स करोगे। अब अपन अमेंडमेंट पूरा यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये पुराना है, मुझे डिस्कस करने थे 117 के। और दूसरा एक चीज ध्यान रखना, कभी आपसे मिस ना हो जाए, दूसरा अमेंडमेंट 2023 का जो स्टडी मटेरियल में आप इनकॉर्पोरेट हुआ है, दैट इज मटेरियल अकाउंटिंग पॉलिसी इंफॉर्मेशन। पहले ऐसा होता था कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोज की जाती थी। 2023 में अमेंडमेंट आया इंडेस 1 में, जिसमें कहा कि हमें अब अकाउंटिंग पॉलिसी के डिस्क्लोजर नहीं चाहिए, हमें मटेरियल अकाउंटिंग पॉलिसी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अब आप कहीं पर भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी शब्द यूज मत करना, डिस्क्लोजर की बात भी करोगे नोट्स में तो इट विल बी मटेरियल अकाउंटिंग पॉलिसी इंफॉर्मेशन, यानी हर जगह अब आपको क्या लिखना है? मापी रादर देन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। कुछ क्वेश्चंस में लिबोर रेट को चेंज करके आईसीआई ने सिक्योर्ड ओवरसीज फाइनेंसिंग रेट किया है, क्योंकि अब इंटरनेशनली लिबोर यूज कम होने लग गया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके लिए दोनों के दोनों ही एक्स हैं, वेरिएबल हैं, दैट्स इट। तो ये कुछ 23 के अमेंडमेंट्स थे। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स में जो जो अमेंडमेंट हुए हैं विच इज प्राइमरली इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, ये सिंपली कौन से अमेंडमेंट्स हैं इसके अलावा जो है विच इज क्वेश्चन इधर उधर कर दिए, एक्सेप्ट जो कुछ माइनर अमेंडमेंट्स अंदर हुए हैं वो टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि अमेंडमेंट वीडियो देख के आपके मन में थोड़ा भी डाउट होगा तो हाथों हाथ क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता नहीं है इसके बियॉन्ड और भी कुछ देखने की ज़रूरत है, लगे तो यही वाला वीडियो एक बार फिर से सुन लेना। फिर भी ये सारे नोट्स मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ। अब बारी आ गई है भैया, हमारे समर हॉलीडेज़ में एकदम आखिरी पड़ाव आ गया है, क्योंकि अब एफआर की तैयारी आप लोग शुरू कर रहे हो या कर चुके होगे। तो उसका स्टडी प्लान टेलीग्राम पे मैंने शेयर कर दिया, वीडियो आपके साथ एक अलग से शेयर कर दूंगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे कनेक्टेड, कीप आस्किंग व्हाटएवर यू हैव योर डाउट्स, letfastsolve@gmail.com, all queries solved within 24 hours. Apart from that, if you have anything, connect with me 9200079000 on WhatsApp, comment in the comment box. ये वीडियो पर्टिकुलरली तुमको लगता है कोई भी तुम्हारे फ्रेंड के लिए रेलिवेंट हो सकता है या उसका ये डाउट है तो शेयर कर दो। थैंक यू।